वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वह शिक्षण वीडियो से हमारा सेशन चल रहा है, जिसमें अपन यहाँ पर अपन सिलेबस अपने सामने ये जो दिख रहा है, जिसपे अपन ने भाषाई कौशल पर विकास पर बात कर ली, जिसपे अपन ने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस पर अपन विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। साथ में हिंदी भाषा शिक्षण की क्या क्या चुनौतियाँ होती है उस पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। साथ में अपन ने पाठ्य पुस्तक कंप्लीट कर लिया है। बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य साधन अपन इसमें अपन शिक्षण सहायक सामग्री के साथ ही अपन इसमें देखेंगे। मेन रूप से अपने अभी तक जो भाषा शिक्षण विधि अपन ने देख ली है, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, ये सारी चीज़ें अपन ने अभी तक देख ली है। आज जो अपन देखेंगे वह देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन निश्चित तौर पर आप पूरे रीट एग्जाम में मानो या फिर कौन से भी एग्जाम में मानो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, चाहे आपके हिंदी में देख लो, संस्कृत में देख लो, गणित, पर्यावरण, जो भी लैंग्वेज का अपन कुछ भी लेते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। शिक्षण अधिगम सामग्री से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल रहने वाला है। इससे पहले अपन ने शिक्षण अधिगम सामग्री से की एक मैंने क्लास भी उस पर अपलोड कर दी है, लेकिन यहाँ पर अपन जो अपना सीरीज चल रही है हैंड रिटन नोट्स की, उसको अपन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हमारे आज के इस शानदार सेशन की, और जिसमें अपन देख रहे हैं अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री। आखिरकार शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है? जो टीचर होता है वह अपने शिक्षण को प्रभावी या फिर रुचिपूर्ण करने के लिए जिन भी साधन का उपयोग करता है वह कहलाती है अपनी शिक्षण अधिगम सामग्री। क्या कहलाती है? शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। अब बात करें यहाँ पर अपन हैंड रिटन नोट्स, यदि आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो आप लिंक में जाकर सबसे पहले क्या हो जाइए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसे या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, तो क्या होता है एक बार पीडीएफ डालते हैं तो वो अपन आप बाद में अगर आप ऐड होते हैं तो वो आपको नहीं मिल पाती, लेकिन एक बार मैं ये सारा पूरे सेशन हो जाएगा उसको एक बार वापस अपलोड कर लूँगी। साथ ही यदि आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाते हो तो वहाँ पर क्या है, ओल्ड पीडीएफ भी आपको अवेलेबल मिल जाती है। तो आपको दोनों ही ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और ये पीडीएफ आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ना कोई इस पर कोई चार्ज है, कुछ नहीं है। आपको ये पीडीएफ अगर अच्छी लगती है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसे डाउनलोड कीजिए। अगर आप डिजिटली इसे नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इसकी प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो शुरुआत करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री की। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान अनेक प्रकार के साधनों का क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। अतः वह साधन जो अध्यापक की उद्देश्य पूर्ति व अर्थात विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक होते हैं, वे सहायक साधन या शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाते हैं। मेन चीज क्या होती है, अपनी जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका जो मेन मोटिव क्या क्या है यहाँ पर अपने सामने आ रहा है। सबसे पहले आ रही है अपने रुचि उत्पन्न करना, दूसरा आ रहा है आपके यहाँ पर पॉइंट स्थायी ज्ञान बनाना, और शिक्षण कार्य करते समय जिन साधनों का प्रयोग कर रहा है वह साधन क्या कहला रहे हैं, उसकी यहाँ पर सहायता कर रहा है उसकी उद्देश्य पूर्ति में, यानी उसने जो सबसे पहले अपने विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए थे उनको पूर्ति में क्या कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है। और वही क्या कहलाती है, अपनी शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। और शिक्षण अधिगम सामग्री का एक नाम और अपन को देखने को मिलता है यहाँ पर, श्रव्य दृश्य सामग्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर अपन ने शिक्षण अधिगम सामग्री आखिर होती क्या है उसको अपन ने यहाँ पर देख लिया। अब अपन आगे देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण को रुचिपूर्ण, स्थायी व प्रभावी बनाने के लिए कार्य करती है। मेन अगर प्रश्न आ जाता है शिक्षण अधिगम सामग्री आपके लिए क्या क्या उपयोगी है, कि निम्न में से कौन सा उपयोग नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले तो ये रुचिकर बनाएगी, स्थायी बनाएगी और प्रभावी बनाएगी। बात करें यहाँ पर इसका जो लक्ष्य क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री आखिर क्यों उपयोग में लानी चाहिए अपने प्रत्यय व विषय को स्पष्टता लाना। यदि आप जैसे सौर मंडल पढ़ा रहे हो, यदि सौर मंडल पढ़ा रहे हो तो उससे संबंधी आप अगर शिक्षण सहायक सामग्री आप यूज करते हो तो बच्चे का ज्ञान क्या होगा, वो उसको ध्यान से देखेगा तो वो उसमें क्या होगी, उसकी रुचि उत्पन्न होगी, उसे जो सीखा हुआ ज्ञान क्या हो जाएगा, उसके लिए स्थायी हो जाएगा। और साथ ही आपका जो शिक्षण है वह बहुत ही अलग दिखेगा, यानी प्रभावी दिखेगा। तो बात करें अपन यहाँ पर एक चीनी कहावत पर प्रसिद्ध है कि जिसे बाद में मॉरियम मॉन्टेसरी ने भी आगे बढ़ाया, कहा जो मैं सुनता हूँ वह मैं क्या करता हूँ, भूल सकता हूँ, जो मैं देखता हूँ वह क्या कर सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, परंतु जो मैं कर लेता हूँ, यानी कोई चीज डूइंग यानी करके कोई चीज करते हैं तो वो क्या है, वो कभी भूल नहीं सकते। तो ये चीनी कहावत है, अपने शिक्षण में भी आप दोहरान करें। केवल आप ये नहीं केवल इस क्लास को सुने तो आप क्या करोगे, भूल सकते हो। आपको एक टाइम के लिए जरूर याद हो जाएगा लेकिन बाद में आप उसे भूल सकते हो, लेकिन अगर आप उसे देखते हो तो याद रख सकते हो, नो डाउट। लेकिन आप अगर नोट्स खुद हाथ से बनाओगे या फिर उस चीज को करोगे तो आप उसे कम भूलोगे। तो बात करें यहाँ पर
द थिंग विच आई हियर आई मे फॉरगेट, द थिंग विच आई सी आई मे रिमेंबर, बट द थिंग विच आई डू आई कैन नॉट फॉरगेट। तो ये चीनी कहावत है जिसे मोरियो मोंटेसरी ने आगे बढ़ाया था। अब बात करें माध्यमिक शिक्षा आयोग की भी इससे संबंधित क्या है, तो अपन बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी इसी को अपन मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। 1952 या 53 इसका माना जाता है वर्ष। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग को स्पष्ट करते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में सहायक सामग्री उपलब्ध कराना क्या होगा, अति आवश्यक है। सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। यहाँ पर कीवर्ड पकड़िए, माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहता है कि शैक्षिक क्रांति लाने के लिए आपको क्या होगा, सहायक सामग्री का उपयोग करना जरूरी है। बात करें अपन आगे यहाँ पर, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रतिभाशाली व मंद दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। प्रश्न आ जाए शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोग में आती है प्रतिभाशाली, मंद या फिर सब, तो बात करें अधिगम जो सामग्री है वो मंद बच्चों के लिए भी उपयोगी है और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी उपयोगी है। इससे प्रतिभाशाली बालकों के में चिंतन में गति होगी, स्पष्टता आएगी कोई भी चीज, और यदि मंद बुद्धि बालकों में सूक्ष्म प्रत्यय, सूत्रों, सिद्धांतों आदि को समझने के लिए क्या हो जाएगी, उनकी क्षमता का विकास होगा। यानी दोनों के लिए ये क्या है, बेनिफिशियल है। बात करें यहाँ पर सूक्ष्म अधिगम, यहाँ पर अपन ने जो बात कर ली है कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्यों क्या होती है, इसका उपयोग क्यों होता है, क्यों हमें कहाँ पर लागू होती है। अब जहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना है वो यहाँ से अपना मेन शुरू होता है जो सेशन है, शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण कैसे किया गया। बात करें सबसे पहला जो वर्गीकरण है अपन देखते हैं इंद्रियों के आधार पर, अपन डायरेक्टली पढ़ लेते हैं श्रव्य सामग्री कौन सी होती है, दृश्य कौन सी है, श्रव्य दृश्य कौन सी होती है, रट लेते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट बेस पे डायरेक्टली आजकल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री जैसे टॉपिक में भी बच्चों को क्या हो रही है, उलझन हो रही है और वो क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। तो अपन को पूरा डिटेल से किसी भी टॉपिक को लाइटली नहीं लेना है। इंद्रियों के आधार पर यानी 3 भागों में बांटा है, डायरेक्टली ऐसे पूछ ले इंद्रियों के आधार पर, वहां पर अपन सोचते सोचते थक जाएंगे आखिर क्या है इंद्रियों के आधार पर। तो आपको ध्यान में रखना है जो श्रव्य दृश्य आप अपने देख रहे हो, सुन रहे हो, देख कर सुन रहे हो, यही अपनी क्या है इंद्रियों के आधार पर बांटा है। तो सबसे पहले आती है अपनी इंद्रियों के आधार पर, कौन सी आती है, इंद्रियों के आधार पर। तो इंद्रियों के आधार पर सबसे पहले आती है श्रव्य सामग्री, और श्रव्य सामग्री वह सामग्री जहाँ जिस सामग्री से अपन सुन पा रहे, केवल सुन पा रहे हैं, वो हो जाएगी अपनी श्रव्य सामग्री। और केवल यदि अपन किसी सामग्री को देख पा रहे हैं यानी कि उसको सुन नहीं पा रहे, केवल देख पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, दृश्य सामग्री। और सुन और देख दोनों पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, श्रव्य दृश्य सामग्री होगी। इससे संबंधित डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाएगा, सिनेमा निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है, एक कोई भी सामग्री दे देगा तो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, कंफ्यूज हो जाएगा। डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है श्रव्य सामग्री, आपने रेडियो बिल्कुल सुना है तो वो हो जाएगा अपना रेडियो, टेप रिकॉर्डर ये भी अपने सुनने की श्रव्य सामग्री है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखिए ये दोनों, लिंगवा फोन और ग्रामोफोन, ये दोनों भी क्या है, श्रव्य सामग्री है। आपने इसको देखा नहीं है लेकिन लिंगवा फोन और ग्रामोफोन ये भाषा प्रयोगशाला में इसे उपयोग में लिया जाता है। इनका उपयोग क्या है पूरा वो बाद में अपन इनको एक एक डिटेल से देखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है श्रव्य सामग्री में लिंगवा फोन और ग्रामोफोन ये नया नाम हो सकता है। एक बात करें सीडी प्लेयर, ये भी अपना श्रव्य में आएगा। लेरिंगोस्कोप, काइमोग्राफ, कृत्रिम तालु, नैनोग्राफ, इंद्रीग्राफ, ये अलग अगर नाम है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। बात करें श्रव्य सामग्री, सैमपट आपने देखा हुआ है, चित्र आपने देखा हुआ, मानचित्र, मॉडल, ग्राफ, फ्नेलल बोर्ड, बोर्ड सारे इसी में आ जाएंगे अपने। बुलेटिन बोर्ड, यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड हो गया। बुलेटिन बोर्ड सोचते हैं अपने दिमाग में आ जाता है कि यार बुलेटिन बोर्ड श्रव्य दृश्य में जाएगा या फिर कहाँ जाएगा बुलेटिन मतलब, लेकिन बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जो सूचना बोर्ड होता है वही बुलेटिन बोर्ड है। फ्लैश कार्ड हो गया, पाठ्य पुस्तक कहाँ जाएगी, अपनी दृश्य सामग्री में जाएगी। मात्रा खिड़की, ये सारे अपनी दृश्य सामग्री में जाएगी। अब बात करें श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है, जिसे अपन देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो टेलीविजन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेट, कंप्यूटर, सिनेमा। अब यहाँ पर आप पॉइंट इंपॉर्टेंट कर लिखिए वृत्त चित्र, यानी लघु फिल्म जो होती है, वृत्त चित्र कहाँ है कि अपन चित्र सोच के अपन डायरेक्टली ये कर देते हैं कि यार ये तो दृश्य होगा, ऐसा नहीं है। लघु फिल्म को क्या करते हैं, वृत्त चित्र कहते हैं। नाटक मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए, नाटक को अपन देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। डीवीडी, यहाँ पर देखो सीडी प्लेयर तो कहाँ जाएगा, श्रव्य में जाएगा, लेकिन डीवीडी क्या है, डिजिटल, यानी अपन उसको देख रहे हैं, डिस्प्ले। बात करें चलचित्र, ये भी आपको ध्यान में रखना है, चलचित्र भी किस में आएगा, अपना श्रव्य दृश्य में। तो यहाँ से आप मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखिए इंद्रियों वाले में कौन कौन से किस में आते हैं, आपस में डिस्कस कर अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब बात करें यहाँ पर
टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सॉफ्टवेयर जिसे अपन छू सकते हैं, ये वाले होते हैं। हार्डवेयर जिसे अपन खाली देख सकते हैं, ऐसा कठोर उपागम भी कहते हैं इसे। माध्यम, विधा, मृदु उपागम। अब बात करें यहाँ पर सॉफ्टवेयर में, चित्र हो गया, पुस्तकें हो गई, नोट्स हो गए। सॉफ्ट कॉपी अपने नहीं आती है, जैसे ये आपके जैसे पीडीएफ है, ये अगर आपको अवेलेबल करवाते हैं, अगर आपको इसको निकाल कर आप नोट्स में अगर पेज पर हार्ड कॉपी के रूप में आपको सामने आ जाती है, तो वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर। बात करें हार्डवेयर, क्या होता है? कठोर उपागम में आता है, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ये सारे हार्डवेयर से संबंधित है। बात करें अपन नेक्स्ट, क्या प्रक्षेपण के आधार पर, यहाँ से पिछली बार प्रश्न आया था, प्रक्षेपण अप्रक्षेपी सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, कौन सी है? तो आपको प्रक्षेप का अर्थ क्या है? किसी चीज को आरोपित करना। जहां पर आरोपित करके कोई चीज आपको सामने आ रही है, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है प्रक्षेपी सामग्री और एक होती है अप्रक्षेपी सामग्री। प्रक्षेपी में स्लाइड्स हो गए, फिल्म स्ट्रिप हो गई, पारदर्शिकाएं हो गई, ये सारी क्या हो जाएगी? प्रक्षेपी। बात करें अप्रक्षेपी सामग्री, जिसमें चित्र, मॉडल, चार्ट, मानचित्र आदि, ये सारी क्या हो जाएगी? प्रक्षेपण के आधार पर अपन ने यहाँ पर देख लिए प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। बात करें नेक्स्ट एनसीईआरटी के आधार पर कौन कौन सी है, तो एनसीईआरटी की भी अपन को देखना जरूरी है, कॉन्सेप्ट प्रश्न हो सकता है। पहला आता है ग्राफिक सामग्री। ग्राफिक यानी ग्राफ से संबंधित, जैसे चित्र हो गया, कार्टून हो गया, कॉमिक्स हो गया, ये सारे ग्राफिक से संबंधित है। प्रदर्शन सामग्री, डिस्प्ले, अपने सामने कोई चीज प्रकट है तो कौन सी है? एक तो सामपट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लेलन बोर्ड, ये सारी चीजें। और त्रिआयामी यानी वो अपने सामने एक वस्तु के समान अपन को कोई दिख रही है, 3D में, जैसे अपना हो गया मॉडल, कोई वास्तविक चीज लाकर आपको समझा दी, वो हो गई उसकी सामग्री। अब श्रव्य सामग्री कौन सी होगी? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, हिंदी से संबंधित ये सारी है, तो आप देख ले, ध्यान रखें। अब बात करें यहाँ पर प्रक्षेपी, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप, पारदर्शिकाएं, ये सारी हो जाएगी। और बात करें प्रक्रिया सामग्री में कौन सी होगी? किसी प्रक्रिया सम्मिलित हो रही है, यानी अभिनय, व्रत चित्र हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये सारी एनसीईआरटी द्वारा बेस्ट शिक्षण सहायक सामग्री है। बात अपन यदि शिक्षण सहायक सामग्री की बात कर रहे हैं और यदि अपन वहां पर एडगर डेल की बात नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? अपने नाइंसाफी हो जाएगी। तो यहाँ से एडगर डेल से निश्चित तौर पर प्रश्न आने की संभावना रहती है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो। बात करें शिक्षण अधिगम सामग्री, तो सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया था किसने? एडगर डेल ने। और ये कहाँ के थे? तो अमेरिका के। और ये क्या थे? शिक्षा शास्त्री थे। तो डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है, सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किसने किया? तो एडगर डेल द्वारा किया गया। बात करें इन्होंने क्या दिया था? एडगर ने क्या दिया था? एक शंकु की आकृति में, किसकी आकृति में? शंकु की आकृति में सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया। और उसी से प्रश्न आते हैं कि इन्होंने शीर्ष पे क्या रखा, आधार पे क्या रखा, ये पूरी डिटेल से इसमें आता है। एडगर डेल का एक मैंने वीडियो भी यहाँ पर बना रखा है, उसको भी यदि आपने नहीं देखा है तो उससे भी आप जाकर जरूर देखें। बात करें यहाँ पर उन्होंने शंकु को, उसका नाम क्या दिया था? उसका नाम दिया था अनुभव शंकु। और इन्होंने शीर्ष यानी इस प्रकार का एक शंकु बनाया, उनमें शिक्षण सहायक सामग्री को अलग अलग स्थान पर क्या रखा? इन सबको, इनकी प्रभावशीलता के क्रम को, जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं? ऊपर बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो ये चीजें, इनकी प्रभावशीलता क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ पर अपन देखें, केवल अपन बात करें, सबसे ज्यादा जो आधार है प्रत्यक्ष अनुभव सबसे हाई, यानी इसकी प्रभावशीलता जितनी, यानी इसका आधार है या ज्यादा है, यानी प्रत्यक्ष कोई भी चीज यदि बालक अनुभव कर रहा है तो उसकी प्रभावशीलता क्या होगी? यहाँ पर ज्यादा दिख रही है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव सबसे नीचे रखा। उसके बाद इन्होंने कोई भी चीज रखी प्रक्षेपण, क्या रखा? प्रक्षेपण। उसके बाद प्रदर्शन रखा, फिर अंतिम में रखा प्रस्तुतिकरण। अब इनके अंदर कौन कौन है? सबसे पहले प्रत्यक्ष अनुभव कहाँ करेगा बच्चा? यदि वो सिनेमा देखता है, व्रत चित्र देखता है, या फिर अपन वो बच्चा जाकर भ्रमण करता है, तो वो होता है उसका प्रत्यक्ष अनुभव। प्रक्षेपण में क्या है? कोई भी चीज आरोपित की जा रही हो, आरोपित की जा रही है यानी प्रक्षेपित सामग्री आ गई, जिसमें क्या हो जाएगी? सभी प्रकार के प्रोजेक्ट यहाँ पर सम्मिलित हो जाएगी। और प्रदर्शन यानी आपके सामने कोई प्रस्तुत की जा रही है, वो होती है आपका प्रदर्शन। इसमें आ जाएगा अपना शामपट हो गया, चित्र हो गया, मॉडल हो गया, चार्ट हो गया, मानचित्र हो गया, ये सारी प्रदर्शन सामग्री। और प्रस्तुतिकरण यानी अपन जो चीज प्रस्तुत कर रहे केवल वो शब्द के रूप में शीर्ष पे, जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़े यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में इसमें शामिल होता है। एडगर डेल की अपन ने अनुभव शंकु को भी देख लिया। यदि आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो इसका पूरा एक वीडियो मैंने वहां पर अपलोड कर रखा है शिक्षण विधियों के अंतर्गत। अब यहाँ पर अपन बात करें एडगर डेल के अनुभव शंकु के अंतर्गत, प्रभावशीलता का जो क्रम है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाने पर
घटता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहेगा, यानी कि सिनेमा हो गया, ब्रह्मांड हो गया, यहाँ पर उसका जो ज्ञान है वो स्थायी यहाँ पर ज़्यादा है। यानी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कौन से जगह पर कौन सा यहाँ पर अनुभव शंकु के अनुसार उन्होंने एडगर डेल ने रखा है। आपके दिमाग में है तो लैंग्वेज में कितना भी घुमाएगा लेकिन आप उसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बात करें यहाँ पर अपन एक एक शिक्षण सामग्री को अपन डिटेल से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं शामपट की। जो यहाँ से प्रश्न अपन देखते हैं, शामपट क्या है? एक अपने सामने दृश्य सामग्री है, बिल्कुल सही बात है। अध्यापक का परम मित्र किसे माना जाता है? तो शामपट माना जाता है, और एक परंपरागत साधन है। यदि कोई क्लासरूम है, यदि उसमें अगर शामपट नहीं है तो वह हमें क्या लगता है? क्लासरूम ही नहीं लगता है। तो क्लासरूम में शामपट का अध्यापक के लिए एक परम मित्र माना जाता है। और बात करें यहाँ पर अवधारणा किसने दी थी शामपट की? तो विलियम जेम्स ने अवधारणा दी थी। शामपट का जो आकार होता है वो कौन सा होता है? आयताकार होता है। शामपट में भी अपन 2-3 प्रकार के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले शामपट का जो प्रकार है जिसमें लोहे का, लकड़ी का, कांच का, सीमेंट का आदि ये सारे प्रकार में आ जाते हैं। छात्र अध्यापक द्वारा लपेट फलक, ये जो अपन बीएड या एसटीसी करते हैं उसमें एक रोलर होता है जैसे लपेट फलक कहते हैं, उसका भी शामपट का उपयोग किया जाता है जहाँ पर अगर शामपट नहीं है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख कर कीजिए, शामपट व अध्यापक के जो मध्य का जो कोण होता है, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया गया था पूर्व में, 45 डिग्री का कोण होना उपयुक्त माना गया है। यानी शामपट है और यदि अध्यापक यहाँ पर शिक्षण कार्य करवा रहा है तो छात्र शामपट और अध्यापक के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? 45 डिग्री का होगा। तो वो बेहतर बच्चों पर भी ध्यान दे पाएगा और अपने शामपट पे जो सामग्री पढ़ा रहा है, जो शिक्षण करवा रहा है, उसका बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। यहाँ पर एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम से एक आता है, उसको भी अपन देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये कौन सी योजना के तहत? 7वीं पंचवर्षीय योजना। वर्तमान में तो पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई है, लेकिन ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस में आया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में आएगा। और 1986 की जो शिक्षा नीति शुरू की गई थी उसमें ये इसका उपयोग किया गया था। अब बात करें यहाँ पर, राजस्थान सरकार अपने विद्यालयों में ग्रीन बोर्ड का प्रयोग कर रही है। वर्तमान में जो बोर्ड लग रहे हैं वो कौन से होते हैं? ग्रीन बोर्ड यूज किया जा रहा है। शामपट पर सफेद रंग की चौक अत्यंत प्रभावशाली होती है, ये बिल्कुल आपने भी पढ़ाई की है, आपको भी ध्यान है। शामपट में ऊपर से नीचे की ओर साफ किया जाता है, यानी जो अब डस्टर का यूज किया जाता है उसको भी प्रश्न पूछ लिया था कि इसको कैसे साफ करें जिससे कम से कम उसका जो चौक की मिट्टी है वो डस्ट अपने ऊपर न गिरे। तो वह होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ताकि डस्ट नीचे गिर जाए। तो शामपट के बारे में आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट, सहायक सामग्री, वास्तविक पदार्थ। और वास्तविक पदार्थ या प्रत्यक्ष वस्तु यदि बालक के सामने प्रस्तुत कर जाती है तो वह एक सर्वाधिक प्रयोग प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में अपने सामने आती है। शिक्षण सामग्रियों में प्रथम महत्व, यानी आपको पूछे निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आप ये कार्य कर रहे हैं तो कौन सी सबसे प्रमुखता पर रखोगे, तो आपको ध्यान में रखना है वास्तविक जो प्रत्यक्ष सामग्री है, वास्तविक पदार्थ है, उससे बढ़िया सीखेगा इससे। और सेकंड पे आता है उसका मॉडल, यानी उसका प्रतिमान। बात करें नेक्स्ट शिक्षण सामग्री, प्रतिमान। इसका और क्या क्या नाम है? इसको मॉडल कह दो, प्रतिमान कह दो, या प्रतिदर्श कह दो, या नमूना कह दो। जब वास्तविक पदार्थ उपलब्ध न हो या जब वास्तविक पदार्थ दिखा ना सकते हैं, उसकी मॉडल या मूल प्रतिकृति स्पष्ट करनी है। जैसे कि अपन को हाथी दिखाना है, वहाँ पे प्रत्यक्ष स्कूल में हाथी तो लाओगे नहीं, इसका मॉडल आप दिखा दोगे। इस प्रकार जहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है वो चीज़ मैं कोशिश करनी है उसको प्रत्यक्ष उपलब्ध करवाएं, लेकिन अगर नहीं हो पा रही है कोई कंडीशन है तो अपन उसका मॉडल भी प्रस्तुत कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर मॉडल की, मॉडल कितने प्रकार के होते हैं? तो मॉडल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गतिशील मॉडल, एक अगतिशील मॉडल। गतिशील में क्या होगा? चलयमान होगा, वह चलती काट के मॉडल हो गए, स्थिर काट का मॉडल हो गया, एक फिक्स हो गया। बात करें भाषा में, मुख विवर का मॉडल बनाकर वर्णों के उच्चारण संबंधी शिक्षा दी जा सकती है। अब नेक्स्ट आता है अपना चार्ट, चित्र चार्ट क्या हो गया? एक एक शिक्षण सहायक सामग्री आपके सभी शिक्षण वीडियो में काम आ जाएगा। चित्र हो गया, चार्ट हो गया। चित्रों में चार्टों द्वारा शिक्षण देना, काल विभाजन का शिक्षण अधिक प्रभावी माना जाता है। रेखा चित्र, शामपट पर रेखा चित्र बनाकर शिक्षण देना हो गया। मानचित्र, मानचित्र आपको ध्यान में ये हिंदी भाषा क्षेत्रों की जानकारी देने में, भारत में हिंदी के किन किन राज्यों की राजभाषाएं आदि जानकारी देने में क्या होता है? मानचित्र। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट शिक्षण सहायक सामग्री आपके सामने आ रही है। नेक्स्ट, सीता वाद्य।
प्रश्न आ जाता है सीता वाद्य और अपनी हवा उड़ जाती है। अपन सोचने लग जाता है ये कौन सा वाद्य यंत्र पूछ लिया गया, तो लिंग्वा फोन का ही दूसरा नाम है सीता वाद्य यंत्र। और सीता वाद्य यंत्र श्रव्य सामग्री होती है भाषा में उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए। डायरेक्टली प्रश्न आता है लिंग्वा फोन श्रव्य सामग्री, जो अपन को पता है वो तो प्रश्न में ही दे देता है। लिंग्वा फोन श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है निम्नलिखित में से, तो अपन को अगर इसका जो कहाँ यूज की जाती है तो भाषा के उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था जो भाषा प्रयोगशाला होती है वहाँ पर लिंग्वा फोन्स ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि श्रव्य सामग्री कौन सी है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, कौन सी सबसे प्रभावी है, एडगर डेल के अनुसार उसको कहाँ पर रखा गया है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो लिंग्वा फोन श्रव्य सामग्री होगी। नेक्स्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने ग्रामोफोन, चूड़ी बाजा। ये देखो नेक्स्ट नाम हो गया, ये तो शायद मुझे भी नहीं पता था, चूड़ी बाजा, यानी ये भी श्रव्य साधन है और गीत संगीत की शिक्षा देने के लिए। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है, ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है भाषा संबंधी उच्चारण अशुद्धियों को दूर करने के लिए, गीत व संगीत की शिक्षा देने के लिए। लास्ट में दे देगा उपयुक्त सभी, अपन कर देते हैं उपयुक्त सभी, लेकिन नहीं है। ग्रामोफोन का विशेष तौर पे जो उपयोग किया जाता है वह गीत संगीत की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। यहाँ पर अपन ने 8 शिक्षण सामग्रियाँ देख लिए। अब इनको एक एक प्रोजेक्टर को भी अपन देख ही लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर से भी निश्चित तौर पर प्रश्न आते हैं। प्रक्षेपण यंत्र, इसको हिंदी में अपन को उलझा सकता है। प्रोजेक्टर ने देकर प्रक्षेपण यंत्र दे दिया, ये अपने लिए क्या है, एक श्रव्य सामग्री। ये एक प्रक्षेपण यंत्र, एक छोटे चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित किया जाता है। कोई एक मानचित्र है उसको बड़ा करके क्लास में दिखाना है, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से वो क्या होता है, उसमें वो अपन को बड़ा करके दिख जाता है। बात करें इनके प्रयोग के समय कमरे में अंधेरा होना चाहिए। सभी प्रकार के प्रोजेक्टर में बल्ब, कांच, लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अपन एक एक प्रोजेक्टर की बात भी कर लेते हैं, अगर डिटेल से इतना देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्टर देखते हैं डायस्कोप। डायस्कोप में देखते हैं प्रक्षेपण यंत्र, बिल्कुल सही बात है। दृश्य सामग्री, इसको क्या कहते हैं, मैजिक लैंटर्न या जादुई लालटेन भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सारे वर्ड, या तो आप कहीं नोट्स में लिख लीजिए या फिर इसे पीडीएफ में आप प्राप्त कर लीजिए। मैजिक लैंटर्न या फिर जादुई लालटेन। प्रोजेक्टर की दुनिया का पहला प्रोजेक्टर जो होता है जादुई लालटेन, इसीलिए ये नाम आ रहा है। डायस्कोप सबसे पहला प्रोजेक्टर माना जाता है अपना यहाँ का। पारदर्शी प्रोजेक्टर है। मैजिक लैंटर्न की सहायता से कांच की पारदर्शी स्लाइड पर बने चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित किया जाता है। सर्वप्रथम इन स्लाइडों को साबुन से धोकर जिलेटिन को घोलकर उबालकर सुखा लिया जाता है, इस पर चित्र बना लिया जाता है। ये जो डायस्कोप, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको यूट्यूब पे डालो डायस्कोप और अपने आंखों से उस चीज़ को देखो, तो उसको आइडिया लग जाएगा हाँ भाई ये चीज़ कैसे कार्य करती है, और वो आपका ज्ञान भी स्थायी हो जाएगा। इसके उपयोग के लिए कमरे में अंधेरा होना चाहिए। बल्ब, लेंस और कांच, ये तीनों उपयोग होता है। दूसरा जो अपना प्रोजेक्टर अपने सामने आ रहा है, एपिस्कोप। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि अपने पास समय बिल्कुल कम है। पूरे इस सेशन को, शिक्षण वीडियो को शायद 2 यूनिट अपनी सारी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। एपिस्कोप भी क्या है, अपन सेकंड इसका देख रहे हैं प्रोजेक्टर का। प्रक्षेपण यंत्र जिसमें दृश्य सामग्री है, ये अपारदर्शी प्रोजेक्टर है। इस प्रक्षेपण द्वारा चित्रों, सूक्ष्म जीवों, छोटे पदार्थों और लिखित सामग्री को बिना किसी माध्यम से सीधे ही प्रक्षेपित किया जा रहा था। वहां पे तो क्या हो रहा है, जिलेटिन को गोल करना, सूखा कर सारा धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ प्रोजेक्टर में। अब धीरे ये नेक्स्ट आइए अपना आगे जैसे जैसे वर्जन आते हैं वैसे वैसे इसमें आगे से आगे इसमें आते रहते हैं। एपिडाइस्कोप, इसमें क्या होता है, प्रक्षेपण यंत्र है। दृश्य सामग्री यह पारदर्शी अपारदर्शी दोनों प्रकार के, कैसे हैं, दोनों हैं। इस प्रक्षेपण यंत्र के माध्यम से कांच की पारदर्शी स्लाइडों के बने चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित करने के अलावा सीधे ही किसी सूक्ष्म पदार्थ या जीव या पुस्तक पर बने चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित किया जाता है। यानी आपके एक पुस्तक में कोई चित्र है, उस चित्र को वहां पर दिखाना है तो डायरेक्टली आप उस पुस्तक को ही वहां पर प्रोजेक्टर में सेट कर सकते हो और उसका बड़ा वहां पर दिख जाता है। तो ये धीरे धीरे इसमें सुधार होते गए और प्रोजेक्टर अपने आप में बेहतरीन बना गए। एक आता है अपना ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP, डायरेक्ट आता है। ऐसा प्रश्न आ जाता है, सिरोपरि प्रक्षेपण यंत्र। अपन सोचेंगे ये पता नहीं क्या है, ये क्या है, OHP, यानी इसका नाम क्या है, अपने अपने सिर के ऊपर से वो लाइट सीधी आगे प्रोजेक्टर पर गिरती है, इसलिए इसको कह दिया सिरोपरि प्रक्षेपण यंत्र। इस यंत्र के माध्यम से प्लास्टिक की सीटों पर बने चित्रों को बड़ा कर प्रक्षेपित किया जाता है। प्लास्टिक की ये सीटें पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंशिया कहलाती है। अब बात करें यहाँ पर LCD डिस्प्ले, ये सारी बात कर लेते हैं। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर होता है। और DLP डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, तो ये है कंप्यूटर व इंटरनेट से शिक्षा देने के लिए मुख्यतः LCD और DLP प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों अत्याधुनिक प्रोजेक्टर है। वर्तमान में जो यूज़ होते हैं वो LCD और DLP यूज़ होता है। अब यहाँ पर अपन बात करें नेक्स्ट शिक्षण सहायक सामग्री की, और फिल्म स्ट्रिप या चित्र पट्टिकाएं, तो ये अपनी क्या है, दृश्य सामग्री है और इनकी साइज 3.5 mm की होनी चाहिए।
इसमें स्थिर चित्र होते हैं, सेल्यूलोज एसिटेंट से बनाई जाती है। यहाँ से प्रश्न आपको वो जो मैंने बताया है उससे संबंधित है, बाद में अपन PYQ लगाएंगे लास्ट में, तो इसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से सीधा प्रश्न आता है, इन दोनों में अंतर आता है, फ्लैनेल बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड। फ्लैनेल बोर्ड क्या है, दोनों दृश्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, लेकिन फ्लैनेल बोर्ड का कार्य क्या होता है, यहाँ पर ये खादी बोर्ड भी होता है, प्रदर्शन सामग्री, और कक्षा के भीतर जो लगाया जाता है वो कहलाता है फ्लैनेल बोर्ड। जबकि बुलेटिन बोर्ड किसी सूचना को करना है, जैसे कि अभी वार्षिक उत्सव मनाने वाले हैं तो उसकी सूचना अपन कहाँ लगाएंगे, बुलेटिन बोर्ड पे लगाएंगे। दृश्य सामग्री, सूचना बोर्ड, प्रदर्शन सामग्री, और ये कक्षा से बाहर ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर सभी विद्यार्थियों की क्या पड़े, नजर पड़े। यहाँ पर अपन फ्लैनेल बोर्ड दोनों का अंतर अपन ने देख लिया, इनको डिटेल से थोड़ा सा अपन यहाँ पे और देख लेते हैं। फ्लैनेल बोर्ड में खादी के मोटे कपड़े व चित्र विषय वस्तु से संबंधित सामग्री चिपका दी जाती है। अध्यापक शिक्षण करवाते समय इन चित्रों विषय वस्तु का प्रयोग करते हुए अध्ययन करवाता है। यानी कोई भी चित्र चिपकाना है या कुछ भी करना है तो वहां पर अपन फ्लैनेल बोर्ड का यूज करेंगे, और कोई सूचना देनी है तो वहां पर अपन कौन सा कर लेंगे, बुलेटिन बोर्ड। यह खादी व मोटे रेशमी कपड़े से बना होता है। इस पर विद्यालय संबंधी सूचनाएं शिक्षक और छात्र की अभिव्यक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। नो डाउट यहाँ तक आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होते होंगे। अब अपना आता है रेडियो। रेडियो कौन सी सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, हिंदी में इसको आकाशवाणी कहते हैं। एक रेखीय साधन है, सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा पहुंच वाला साधन है। भारत में 96% लोगों तक अगर कोई चीज पहुंचानी है तो वो अपन किसके द्वारा पहुंचाते हैं, रेडियो के द्वारा। इसके जो आविष्कारक कौन है, मार्कोनी है। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा प्रसारण किया जाता है। गांधी जी ने रेडियो के महत्व को देखते हुए इसे अद्भुत शक्ति कहा। क्या कहा, अद्भुत शक्ति कह दिया इसको। अब बात करें टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर आपको पता ही है, श्रव्य सामग्री है, किसी संवाद को शिक्षण में बालक को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग में की जाती है। टेलीविजन कौन है, आविष्कार JL बेर्ड है, श्रव्य दृश्य सामग्री है। क्षेत्र भ्रमण आपको पता ही है, प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। सरस्वती यात्राएं हो गई, क्रियाकर सामग्री होगी, विद्यार्थियों में रोचकता आती है, सामाजिकता की भावना का विकास होता है। तो क्षेत्र भ्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम सामग्री में माना जाता है। अब बात करें सीताराम चतुर्वेदी की। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने सीताराम चतुर्वेदी की भाषा की जो परिभाषा बताई थी उसमें कौन सा कीवर्ड बताया था, तो कमेंट करिए ये कीवर्ड। यदि आपने वो सेशन देखा है, नहीं देखा है तो जाकर एक बार देखें उसको, भाषा का मैंने बताया था। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तालिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट, खड़िया के टुकड़े यानी चौक महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी है। कितनी बड़ी बात बोल दी है सीताराम चतुर्वेदी ने, यानी श्यामपट और चौक एक टीचर की क्या है, पहचान है अपनी। यहाँ पर अपन ने देख लिया है शिक्षण अधिगम सामग्री से अपना ये सेशन पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। आपके लिए केवल एक है, यदि आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मोटिवेशन कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।